Hi everyone, today I will discuss about the electric field and their conditions in this video. Okay, so let us start the discuss about the first topic is electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आज आप लोग को ठीक है समझाने वाले हैं यहाँ पे, और इसको बिल्कुल हम सेम टू लाइक दिस, जिस तरह मैग्नेट होता है, मैग्नेट का एग्जांपल के थ्रू हम आपको इसको ट्रीट करा के दिखाएंगे कि ये कैसे ट्रीट करता है इन द फिजिकल लाइफ. ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिस तरह अगर मान लीजिए कि कोई अगर मैग्नेट रखते हैं तो मैग्नेट का अपना एक जोन बनता है, एक रीजन क्रिएट होता है जिसमें कोई भी अनदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट या खुद नेक्स्ट कोई मैग्नेट जब लेके आओगे तो जहां से उस मैग्नेट पे उसका मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट करना स्टार्ट कर दे तो इस मैग्नेट का ये चारों का रीजन क्या माना जाता है कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, तो सेम टू लाइक दिस, तो ऐसे इसको आप डेफिनेट करते हुए कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन ऑफ द स्पेस अराउंड अ चार्ज within which other charged particle experience electrostatic force. Okay, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, वंस अगेन कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, किसी भी चार्ज के चार्ज वो अराउंडली ये इसका जो रीजन है जिसमें नेक्स्ट कोई चार्ज बॉडी अगर या चार्ज पार्टिकल लेके आएंगे तो उसपे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करना जहां से स्टार्ट कर दे वही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ओके स्टूडेंट, अब जरा देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये समझ चुके हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अब यहां पे आप जरा सोच सकते हो कि अगर यहां पे अगर चार्ज को लेके आओगे, यहां पे लेके आओगे तो फोर्सेस इस पे कुछ अलग इफेक्ट करेगा, यहां पे लेके आओगे अलग फोर्स इफेक्ट करेगा, यहां पे एवरी पॉइंट पे जो फोर्सेस की वैल्यू होती है वो चेंज होती है, डिफरेंस होती है. ओके, यानी जैसे जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के नियरली लेते हैं, एक दूसरे के नियरली जितना क्लोजर देन क्लोजर करेंगे देन उस पे फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. इज दैट क्लियर? सो उसी प्रकार से यहां से अगर देखा जाए तो चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को जैसे जैसे इसके क्लोजर लेते आएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, पूरी तरीके से बढ़ती जाएगी, ठीक है, या चेंज होती चली जाएगी. तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स अलग अलग पॉइंट पे कितना इफेक्टिव है, ठीक है, तो ये इफेक्ट क्या चीज होता है उसको नेक्स्ट टॉपिक्स में जानेंगे. तब तक इस पॉइंट तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, electric field intensity at a point and electric field is the electrostatic force per unit charge acting on the basically small positive charges placed at that point. ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हर किसी भी टेस्टिंग चार्जेस को, टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज को जैसे जैसे लेके आएंगे तो चार्ज पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं. और एक चीज और मैं बता दूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी वो एक वेक्टर क्वांटिटीज है. बिकॉज जैसे कि आपको पहले ही बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो एक तरह का फोर्स को मेजर, फोर्स ही है उसका, वो ये बता इफेक्ट है, वो बता रहा है कि वो ज्यादा इफेक्टिव है या कम इफेक्टिव है. आखिर है तो वो भी एक तरह का फोर्स का ही पार्ट. इसलिए जो फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी वो भी क्या हो सकता है, एक वेक्टर क्वांटिटीज ही बनेगी. क्लियर? इसकी भी डायरेक्शन बिल्कुल फोर्स की डायरेक्शन में होती है. ओके, तो यहां से देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स अपॉन क्यू नॉट, टेस्टिंग चार्जेस लेके आए हैं. और अगर यहाँ पे अगर और देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर जो चार्ज अमाउंट पकड़ रहे हैं वो बहुत ही स्मॉलेस्ट हो, बहुत ही छोटा हो, तो ऐसे सिचुएशंस में लगभग इसको हम लोग मान सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो वेक्टर एफ अपॉन डेल्टा टी. इट मीन जो चार्ज अमाउंट है वो लगभग जीरो की ओर अग्रेसिव है. तो ऐसी सिचुएशंस में हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को इस तरह हम मेजर कर सकते हैं. एक चीज और जान लीजिए कि
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और हम स्पेशली इसको हम कॉल कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी आप इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी हर एक पॉइंट पे उसका स्ट्रेंथ कितनी काम कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी टेस्टिंग चार्जेस पे, ठीक है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, नोट दैट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब तो हम लोग इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि कोई एक पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट चार्ज दिया रहेगा, और इस पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट्स पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है, वो कितना हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ से एक हम टेस्टिंग चार्जेस, सोर्स ऑफ चार्ज जिसे कहेंगे, सोर्स ऑफ चार्जेस हम रखेंगे जिसकी वैल्यू है, जिसका अमाउंट प्लस क्यू है, और इससे आर मीटर के डिस्टेंस पे जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ही, तो आर मीटर के डिस्टेंस पे सेपरेटेड एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे दे रखा है, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन ओ, ओरिजिन ओ पे रखेंगे हम, एंड वी विश टू डिटरमाइन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, ठीक है। यहां से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे हमको फाइंड करना है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब जब हमको ये करना है, क्रिएट करना है, जैसे कि इस पॉइंट पी पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इमेजिन कीजिए कि अगर यहाँ पे ये पॉइंट, कोई भी जो पॉइंट होता है, ठीक है, वो एक टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग यूनिट चार्ज की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। जैसे हम ये लेट करेंगे कि यहाँ पे क्या रखा गया है, एक टेस्टिंग चार्जेस Q नॉट रखा गया है, इज दैट क्लियर? फॉर दिस इमेजिन और टेस्टिंग चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट अ पॉइंट P। अब आप जान सकते हो कि जब यहाँ पे एक चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं और यहाँ पे एक और भी चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस हो गया, तो जब दो चार्ज रखेंगे तो उनके बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट होता है, जिसे कि हम कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं हाउ मच, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दिस चार्जेस, ठीक है। सो यहाँ से देखें, देयरफॉर द अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट इज, Q नॉट चार्ज पे कितना फोर्स इफेक्टिव होगा, यहाँ से देख सकते हैं वेक्टर F इज इक्वल टू, आप जानते हो वेक्टर फॉर्म में कि उसका मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन के साथ उसको रिप्रेजेंट करना होता है, तो वेक्टर F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, Q1 Q2 होते हैं, Q1 सोर्स ऑफ चार्जेस एंड Q2 टेस्टिंग चार्ज Q नॉट, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन पहले से वेक्टर R की डायरेक्शन में मैंने कर रखा है, जिसको R कैप से रिप्रेजेंट किया है, तो ये R कैप हो गया, क्लियर। अच्छा, अब यहां देखेंगे तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इस पॉइंट पे फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अभी इससे प्रीवियस पॉइंट में पढ़ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट होता है, तो वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट, एंड वेक्टर F की वैल्यू यहाँ से आप पुट अप कर सकते हो, उठा कर रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब्स्टिट्यूट कर दिए, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और ये R कैप हो जाएगा होल डिवाइड अपॉन, ठीक है, कितना हो जाएगा Q नॉट से Q नॉट कैंसल आउट होगा, और Q और Q नॉट, ठीक है, कट गया यहाँ से, और यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और इसकी ये डायरेक्शन होगी। जैसे कि आपको प्रीवियस टॉपिक्स में आपको पहले इंट्रोड्यूस किया था कि जो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन में होगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि फोर्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन आर कैप है वही सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी है, ठीक है, आर कैप। तो यहाँ पे इस सोर्स ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग एट दैट पॉइंट P पे टोटल इंटेंसिटी कितनी काम करेगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, आर कैप न्यूटन का कूलम्ब, ओके। अब जरा इसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंडेंट करती है, ठीक है, वो कैसा जो डिस्टेंस है पॉइंट और सोर्स ऑफ चार्जेस के बिटवीन वो उस पे कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया है कि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी Q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि Q, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, देख सकते हैं। तो हम इसमें कर्व खींचा जाए
ग्राफ खींचा जाए तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन में इंटेंसिटी की वैल्यू बहुत ही मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, तो इंटेंसिटी की वैल्यू जो है बहुत तेजी से डाउन हो रही है, यानी इनवर्सली है वो भी, ठीक है, इनवर्सली है वो भी स्क्वायर की डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है ना। तो जैसे जैसे डिस्टेंस में हम चेंजेस करेंगे तो इंटेंसिटी की वैल्यू कंटिन्यूअस क्या होती जाती है, घटती जाती है, ठीक है। इंटेंसिटी की वैल्यू जितनी हम सॉरी जो डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी जितनी कम करते जाएंगे, जितनी चार्जेस को और पॉइंट को एक दूसरे के नियरली लेते जाएंगे, तो इंटेंसिटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये जानेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक तरह का चार्ज का सिस्टम होता है जिसमें कि हम मैग्नीट्यूड में सेम बट नेचर में अपोजिट नेचर कम लेते हैं चार्जेस, और इन चार्जेस को जब वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड किया जाता है तो इससे एक जो सिस्टम क्रिएट होता है, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इसका डेफिनेट करते हुए बोला जा सकता है कि अ डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक नेगेटिव चार्ज है जिसका चार्ज ऑफ अमाउंट कितना है, वो Q है, एंड ये चार्ज ऑफ अमाउंट कितना है, प्लस Q। तो Q इसका अमाउंट तो सेम हो गया, देख रहे हैं इसका जो नेचर है, एक का प्लस है और एक का माइनस है, ओके। तो प्लस माइनस लिया गया है, और इसको वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये इनका डिस्टेंस बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे होते हैं। तो जब ये इस तरह का ये सिस्टम जो होता है, इस तरह के सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। देख सकते हैं एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे इसका हो सकता है HCl हो सकता है, H2O हो सकता है, O2 और C2H5OH, जैसे कि, ठीक है, ATC, ये सारे के सारे क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। अब जरा देखेंगे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक तरह का मोमेंटम क्रिएट करता है, क्लियर, एक तरह का मोमेंटम क्रिएट करता है, और इस मोमेंटम को हम क्या कहेंगे, डाइपोल का मोमेंटम कहेंगे, ठीक है। तो डाइपोल ऑफ मोमेंटम क्या होता है, आइदर चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, आइदर चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस क्रिएट होता है उसको हम लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से डाइपोल मोमेंटम निकाल सकते हैं, आइदर चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ से डाइपोल मोमेंटम को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी वेक्टर, ये, हाँ एक चीज और जानिए, जो डाइपोल मोमेंटम होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर P इक्वल्स Q इंटू वेक्टर 2A, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या देख लेते हैं, तो ये चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, और जो ये एक तरह का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो जो इसकी जो यूनिट बनेगी सही, वो कूलम्ब पर मीटर हो सकती है, ओके। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर से किधर होती है, तो जो डाइपोल में की जो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है। यहां से जो A की वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है, वेक्टर A किधर से किधर है, वो A से इधर की ओर इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसलिए जो पूरा डाइपोल का जो अगर डायरेक्शन होता है तो वो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, क्लियर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स बनने वाली है वो डाइपोल के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी कैसे होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मेनली टू टाइप से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जानेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक फर्स्ट, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, अगर जो पॉइंट जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो उस डाइपोल के एक्सियल कंडीशंस पे, एक्सियल पॉइंट पे ही होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे डाइपोल का एक्सिस ये जा रहा है और इसी पे एक पॉइंट हमने P माना है और इस पे ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। लेट यहां से कर सकते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ -q and +q चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस 2a, ठीक है, एंड प्लेस्ड इन द वैक्यूम, और ये कहां पे रखा गया, वैक्यूम में रखा गया है।
लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द एक्सियल पॉइंट, इस पॉइंट पी को हम एक्सियल पॉइंट पे लेट किए हैं एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ से आर मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है। हमको इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम देखते थे कि एक पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोग फाइंड करके आए हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे एंड देन फिर इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल के और फाइंड आउट करके उन दोनों को हम क्या कर देंगे, उस पे उसका वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें फाइंड हो जाएगी, क्लियर। अगर लेट करते हैं कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज प्लस क्यू के अकॉर्डिंग हम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान रहे हैं वेक्टर ई है, तो और माइनस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E2 माने हैं, ठीक है। तो जरा इस पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E1 एंड E2 है, तो इस पे जो इफेक्ट होगा वो कैसे काम करेगा, पहले इफेक्ट देखेंगे और ये एक्चुअली जनरली कैसे काम कर रहा है इस तरह मैथमेटिक्स थ्रू ये तो समझाएंगे ही। जैसे कि अगर एक बॉल है और बॉल पे 5 न्यूटन का इफेक्ट उधर लगा है राइट साइड एंड 3 न्यूटन का टुवर्ड्स लेफ्ट साइड लगा है, ठीक है। तो ये बॉल किधर स्पिन करेगी, एब्सोल्युटली 5 न्यूटन की मूवमेंट करेगी, ठीक है। और कितने न्यूटन से मूवमेंट करेगी, 2 न्यूटन से मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो इसका इंटेंसिटी किधर काम किया, 5 न्यूटन के टाइम मतलब डायरेक्शन में काम कर रहा है, क्लियर। उसी के थ्रू अगर यहां से समझना चाहे तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसका और इसका हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, या तो फिर अगर वेक्टर सम नहीं करते हैं तो E1 में से E2 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, इफेक्टिव वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी एट दैट पॉइंट ऑफ P पे अकॉर्डिंग टू द डायपोल, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस q इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। आप लोग जाते हैं तो यहां से r की वैल्यू जरा देखते हैं, r यानी चार्ज एंड p के बिटवीन जो डिस्टेंस हो, चार्ज और p के बिटवीन जो डिस्टेंस है, यहां से ये पूरी डिस्टेंस कितना हमने मान रखा है, लेट किया है कि ये टोटल ये r है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस भी हमें फाइंड है कि ये a है, तो r माइनस a अगर कर देंगे, पूरे r में से a को माइनस कर देंगे तो जो रिमेन्स बचेगा पार्ट वो ये होगा और वो होगा r माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है इसकी डिस्टेंस r माइनस a का होल स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो डायपोल की डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंटम किधर काम कर रहा था, डायपोल मोमेंटम आपको पहले ही पता है कि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव काम करता है, तो डायपोल मोमेंटम p के डायरेक्शन में उधर हो गया, ठीक है, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, क्लियर। लाइक दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज माइनस क्यू के अकॉर्डिंग जरा देखते हैं, तो माइनस क्यू के अकॉर्डिंग हमने वेक्टर E2 मान रखा है, लेट किया है, तो वेक्टर E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई, अब इसके बीच का डिस्टेंस देखते हैं, क्योंकि हमको r स्क्वायर रखना है ना, तो इसके बीच का डिस्टेंस देखेंगे, तो यहां से यहां तक r है ही और हमको यहां तक का डिस्टेंस चाहिए टोटल, तो r यहां तक है ही और ये a आ गया, तो r प्लस a अगर कर देंगे तो पूरा ये हमको डिस्टेंस इस पॉइंट और इस, ठीक है, ये इस चार्ज और इस पॉइंट के बिटवीन का डिस्टेंस हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये हम लोग मान दिए कि r प्लस a है का स्क्वायर। अब जरा इसके जो डायरेक्शन है वो देखिए, ये डायपोल इधर से इधर यानी टुवर्ड्स राइट साइड काम कर रहा है और जो इंटेंसिटी है वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड काम कर रही है, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगा उसको हम डायपोल की डायरेक्शन के अपोजिट रखे हैं, यानी माइनस वेक्टर p रखा, क्लियर, और टुवर्ड्स लेफ्ट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। हैंस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो जैसे कि आपको बताया कि जो ये सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर एक ही पॉइंट पर किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, तो अलग अलग जितने सिस्टम में चार्ज होंगे उनके अकॉर्डिंग जितनी इंटेंसिटी होती है वो सभी के सम के इक्वल होता है, वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको वेक्टर सम कर दिया है, इसको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसको हम एक्सियल कंडीशन के लिए ये टोटल मैंने माना है वेक्टर एक्सियल, वेक्टर ई एक्सियल, ठीक है, एक्सियल कंडीशन में।
तो वेक्टर ई एक्सियल इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 एंड प्लस चार्ज Q2, दोनों का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्वाइन कर रखा है वेक्टर सम। अब यहाँ पे जरा देखें E1 की वैल्यू आ जाएगी, E1 की वैल्यू यहाँ से एवलिट कीजिए, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, और E2 की वैल्यू एवलिट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया है दोनों वैल्यू। तो अब यहाँ से देखें कि यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, Q/4πε0 दोनों में कॉमन है, इसको हमने बाहर कर रखा है, बचा क्या 1/r - a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा, हाँ जरा ये देखिए, ये माइनस ये प्लस एक दूसरे से इंटरेक्ट करके ये माइनस बना देंगे, और यहाँ पे बचेगा 1/r+a का होल स्क्वायर, और ये p दोनों का जो है डायरेक्शन को हमने बाहर कर रखा है, ठीक है। अब जरा ये देखते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल ई एक्सियल कंडीशन का वेक्टर ई एक्सियल कितना हो जाएगा, Q/4πε0। अब यहां से हम दोनों का एलसीएम लेने वाले हैं, दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है, ठीक है, r+a का होल स्क्वायर, r+a का होल स्क्वायर, r-a का होल स्क्वायर, r+a का होल स्क्वायर जो है इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका r+a का होल स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बचेगा r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो एलसीएम हुआ r-a का होल स्क्वायर प्लस r+a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जरा देखें, ये फॉर्म हो सकता है, इसको हम लिखेंगे a² - b² का फॉर्म से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो a + b a - b के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं, तो 1 ब्रैकेट में a + b यानी r+a प्लस r-a हो जाएगा, एंड सेकंड ब्रैकेट r+a माइनस r+a हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में a से कैंसिल आउट हुआ, उसमें सेकंड वाले ब्रैकेट में r से कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2r फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, सेकंड वाले ब्रैकेट में 2a फाइंड आउट हुआ, नीचे r² + a² का होल स्क्वायर हो गया। अब जरा यहाँ पे लेट करते हैं, जरा देखेंगे r, ये r डिस्टेंस है वो एक रिस्पेक्टिवली बहुत ही ज्यादा ह्यूज है, बहुत बड़ी है, और या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये a है वो इट इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द r, ठीक है, तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देन ऐसी सिचुएशंस में r² जब कर दिया जाएगा अगर किसी क्वांटिटीज को, तो ये इसके रिस्पेक्टिवली और भी ज्यादा, ठीक है, छोटी वाली क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में और भी ये बड़ी वाली क्वांटिटी जिसका स्क्वायर हम कर रहे हैं वो और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, सो दैट ऐसे सिचुएशंस में a² इज नेग्लेक्ट, ठीक है, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, इसको नेग्लेक्ट मानते हैं, देन E एक्सियल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 2qa। यहां से जरा देखें, ये q को इसके साथ, ठीक है, सेपरेटेड किया है, तो 2qa हो गया, एंड 2r यहां से अलग इसको कर लिया मैंने, ठीक है। 2aq की वैल्यू आप लोग जानते हैं कि ये डायपोल मोमेंटम होता है, इसकी वैल्यू को मैंने p रख दिया, और यहाँ से 2r है तो 2 को आगे कर लिया, r यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब जरा यहाँ से देखेंगे r², r क्या, ये तो निगलेक्ट करेंगे तो ये 0 हो गया, और यहाँ के पावर कितना हो जाएगा, r की पावर 4 होगा, तो यहाँ पे मैंने r की पावर 4 रखा, ठीक है, तो r से एक r कैंसल आउट हुआ, बचेगा कितना 1/4πε0 2p/r³ बच जाएगा। तो एक्सियल कंडीशंस में आप लोग ये फार्मूला फाइंड कर चुके हैं, तो वेक्टर E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ होगा, यहाँ पे स्क्वायर मैंने दे रखा था q, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्विलैटरल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ठीक है। अब जो हम बताने वाले हैं जो सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है, वो है ये चार, अब जो पॉइंट होगा वो इक्विलैटरल कंडीशन में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा फिगर को हम लोग समझ लेते हैं, एक लेट करेंगे, कंसीडर की डाइपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज -q एंड +q, ये -q चार्ज है एंड ये +q चार्ज है, ठीक है। अब इसके डाइपोल के सेंटर पॉइंट O से r मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, और इस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इक्विलैटरल क्वांटिटी को बोलेंगे, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट्स, ठीक है, ये है पॉइंट P पे हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब जरा यहाँ देखेंगे, अगर इस पॉइंट से इस चार्ज के अगर डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये हो सकता है √, ठीक है, ये तो हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2a होता है, तो यहाँ से हाफ a में डिवाइड हो जाएगा, ये r है और ये a है, तो इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो √, ये
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। क्लियर? इसके बीच का भी अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो सेम होगा, क्योंकि ये भी आर है और ए है, तो यहाँ से बीच की भी डिस्टेंस जो होगी वो बिल्कुल क्या हो सकती है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो सकता है। क्लियर? अब जरा इससे हम निकालेंगे कि सबसे पहले यहाँ से चार्ज प्लस क्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इंटेंसिटी किधर काम कर रही है, वो आउटसाइड ऊपर की ओर काम कर रही है, फैक्टर इवन। एंड जब इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये अट्रैक्टिव टाइप काम कर रही है। ठीक है? माइनस ये हो जाएगा E2 डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इन दोनों का जो इफेक्ट है वो दो पार्ट में टूटने वाला है। जैसे कि देखिए क्या होता है, अगर इस चीज को यहां से अगर समझना चाहें, ये देखिए इसके अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी, इस फिगर को, इस वाले पोर्शन को यहाँ से जरा हम करके देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी हमने दिखाया है E1 और इसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी E2 दिखाया है। अब ये जरा देखेंगे कि अगर यहाँ से ये अगर थीटा डिग्री क्रिएट करता है तो इसी के पैरेलल ये लाइन है, तो यहाँ से ये एंगल कितना हुआ, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ से ये थीटा हो गया, और यहाँ से अगर ये देखिए अगर कोई पैरेलल लाइन है उसको इस तरह कट कर रही है तो यहाँ से अपोजिट इंटीरियर एंगल से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है? तो ये थीटा हो गया। अब यहाँ से देखें कि जब कोई भी अगर फोर्स हो या फिर इंटेंसिटी हो, अगर न वो तो हॉरिजॉन्टल और न ही वर्टिकल हो, तो ऐसे कंडीशंस में इसका इफेक्ट दो पार्ट में टूटेगा। इसमें E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। ठीक है? दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द E1 एंड दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द E1। ठीक है? दो पार्ट में ब्रेक हो गया। इसी तरह इसका इफेक्ट जो होगा ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। जरा यहाँ से देखेंगे इसका एंगल इधर से क्रिएट हो रहा है। ठीक है? इधर से क्रिएट हो रहा है तो इसका कॉस इस पे ही जाएगा और इसका जो कंपोनेंट्स है वर्टिकल वो नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो अब इसका E2 sin थीटा और इस पे कितना गया E2 cos थीटा इस तरह। क्लियर? अब ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसका जरा मैग्नीट्यूड देखते हैं। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड यहाँ से देख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम अमाउंट में। ठीक है? मैग्नीट्यूड सेम अमाउंट में और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, सो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से रिलीज कर देंगे। ठीक है? तो टोटल जो इंटेंसिटी इनकी जो बनने वाली है वो कितनी हो सकती है, तो वो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होगी। ठीक है? यानी हम यहाँ सब निकालना स्टार्ट करते हैं। तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 के अकॉर्डिंग कितना है, वेक्टर E1 इज इक्वल टू दिस। ठीक है? इसके बीच की डायरेक्शन को निकालने का तरीका बता ही दिया। तो ये कितना हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और डायरेक्शन ये कह रहा है डायरेक्टेड अलोंग द बीपी, ये बी से पी की डायरेक्शन में। क्लियर? और इसी तरह माइनस Q1 चार्ज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं तो ये इतना हो जाएगा, बस इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एपी की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है? हैंस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका पूरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखना चाहें तो क्या करेंगे, अभी हमको बताया कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाए, दैट इज मैग्नीट्यूड E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी वो मोमेंटम, यानी इस डायपोल के डायपोल मोमेंटम की अपोजिट डायरेक्शन होगी। देखिए इसकी डायरेक्शन इधर से इधर काम कर रही है, और जो इसकी जो डायपोल मोमेंटम किधर से किधर काम करेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव वर्क कर रही है ना। तो ये इससे हमने माइनस यहाँ पे रख दिया है। ठीक है? इसके डायपोल मोमेंटम के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में पी कैप। क्लियर? ये पी कैप, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी डायरेक्शन हो गई, और ये डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन है और उससे ये अपोजिट डायरेक्शन में यानी नेगेटिव मैंने रखा है। ठीक है? अब इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये दोनों दैट इज एंड दैट इज, ये देखो तो ये दोनों अमाउंट में सेम दिख रहे हैं ना, तो दोनों को ऐड कर सकते हो आप लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q टोटल, एंड टोटली पोर्शन ये मान लेते हैं ये A है और A कितना हुआ 2A, तो इसको हम इसका 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यूज, पूरे वैल्यूज का हम 2 टाइम्स कर रखे हैं। एंड ये cos थीटा को मैंने कॉमन कर रखा है क्योंकि cos थीटा इसमें भी है, cos थीटा ऑलरेडी इसमें भी है, cos थीटा को आपने आउट कर रखा है और ये p कैप हो गया। अब यहाँ से जरा देखेंगे cos थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू अगर निकाला जाए तो एक ट्रायंगल ले सकते हैं AOP ट्रायंगल में। जरा देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस कितना हो सकता है a और हाइपोटेनियस इसका कितना है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है?
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट मैंने दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू को यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ई इक्विलैटरल्स इज इक्वल टू माइनस तो ऑलरेडी है, पूरा इस वैल्यू को रखिए और कॉस की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, तो ये क्यू सॉरी ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना होगा, हाफ हो जाएगा पी कैप, ओके। अब जरा यहाँ से देखते हैं इक्विलैटरल्स, ई इक्विलैटरल इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये उसको मैंने टच नहीं किया। अब जरा देखेंगे ए को 2q के साथ अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2aq और इसकी जो वैल्यू होगी इसका पावर 1 है और हाफ, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो गए तो इसके पावर जुड़ के प्लस होके ये बना देगा 3/2 पावर, ठीक है। आर का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा और पी कैप होगा, क्लियर। अब यहाँ पे जरा देखें आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर एंड देन सिचुएशन हम कह सकते हैं कि आर इज स्क्वायर इज आल्सो वेरी 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 ग्रेटर देन ए स्क्वायर, सो दैट हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इज निगलेक्ट, ठीक है। तो ए स्क्वायर को निगलेक्ट मानते हुए इसको हटा देते हैं इस पूरे वैल्यू में से और अब ऐसे आपको फाइंड करने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं 2aq की जगह पे हमने डाइपोल मोमेंटम p रखा है और a को हटा दिया तो इसका पावर हुआ r के पावर 2 के पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये बच गया आपका r के पावर 3 हो जाएगा। तो E इक्विलैटरल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बच गया P R का Q और P कैप, ये माइनस के साथ कर रखा है ताकि आपको पता हो जाए कि ये दो डाइपोल मोमेंटम की डायरेक्शन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट्स, ओके।